चलिए ध्यान दीजिए, लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना जी। क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन आज सही नहीं है, आज नेटवर्क खराब है, इसीलिए लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डिंग क्लास होगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा कहानी वर्णिका का पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर। क्या नाम है? नगर यानी शहर, अर्थात शहर की विडंबना की बात करेंगे कि जहां एक गांव की महिला, गरीब महिला जब शहर जाती है तो शहर के जो व्यवस्था है या अव्यवस्था है वह उसको समझ नहीं पाती है, या शहर में कौन कौन सी बुराइयां हैं, शहर में भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, उसको लेकर ये पाठ बनाया गया है। शहर की अव्यवस्था के कारण कैसे एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है, उस बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये पाठ आपको क्या दिखाएगा? भ्रष्टाचार के बारे में बताएगा कि कैसे हर क्षेत्र में, प्रशासन में भ्रष्टाचार जो है और इस लापरवाही के कारण कई लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। यह पाठ आपको दिखाएगा। चलिए, इसके राइटर का नाम है सुजाता। क्या नाम है? सुजाता। कुछ इनका सूझा हुआ नहीं है, लेकिन नाम क्या है? सुजाता। ठीक है जी। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता जी हैं। और यह तमिल कहानी है। कहाँ की कहानी है? तमिलनाडु की कहानी है। ये है आपके सुजाता। देखिए, पहले कवि परिचय के बारे में, कवि बोल रहे हैं, लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। आप लोग शांति बनाए रखिए, ठीक है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। ये सवाल तो पूछेगा ही। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में कहा हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में क्या दिया है? उल्लेखनीय बदलाव किया है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सुजाता किस पाठ के लेखक है? नगर कहानी के लेखक है। इनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। इनका जन्म कब हुआ? मई 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ था। ये कहाँ के साहित्यकार थे? तो तमिलनाडु के। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। तमिल रचना किया करते थे। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बना है, मतलब फिल्में भी बनी हुई है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों पर फिल्में भी बनाई गई है। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है ना? ये पूछेगा, है ना, कितनी कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। सुनाई कुछ दे रहा है? जिनमें करई एलान, देखो ये तमिल नाम है सब, देख रहा, अजीबो गरीब नाम है। करई एलान, शेन शेन कप्पू, शेन कबपू, शेन कबपू, कनवूत तोलिर सालई, तमिल नाम है। आदि उपन्यास काफी चर्चित और क्या हुए हैं? सम्मानित हुए हैं। यह कहानी कहां से ली गई है? आधुनिक तमिल कहानियां से ली गई है। जाहिर सी बात है, ये कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है, तो इसको हिंदी में किसी ने अनुवाद किया होगा। इसके अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना है। कौन है जी? के ए जमुना। अच्छा, पहले का कौन था जी? बी आर नारायण। दूसरे का राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तीसरे का गोपाल दास नागर। और ये चौथे का के ए जमुना, है ना? याद रखना ये अनुवादक का नाम। तो हमने क्या जाना? नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था, है ना? इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? के ए जमुना ने किया है। इतना याद रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नगर कहानी। इस नगर कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक है माँ, जिसका नाम है वली अम्मा। क्या नाम है? वली अम्मा, है ना? और ये उसकी बीमार क्या है? बेटी है। क्या है? बीमार बेटी है, जिसका नाम क्या है? पापाती। पापाती। इस
पांचों कहानी में तुमको अजीबोगरीब नाम दिखाई देगा, है ना। पापाती, वलीअम्मा पापाती। और वलीअम्मा की बेटी को क्या हुआ था, एक भयंकर बुखार हुआ था जिसका नाम था मेनिनजाइटिस, आगे पढ़ेंगे उसको उसमें। तो इसके इलाज के लिए कहाँ जाती है, नगर में जाती है, शहर में जाती है। लेकिन शहर में क्या था, भ्रष्टाचार था। क्या था, भ्रष्टाचार था, पैसा लेकर लोग काम किया करते थे। और ये क्या थी, अनपढ़ थी। क्या थी, अनपढ़ थी। इसको शहर की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी। इसमें दो तीन चीजें बताई गई है। भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है कि भ्रष्टाचार कैसे नुकसानदेह होता है। दूसरा क्या बताया गया है, एक महिला को अनपढ़ क्यों नहीं होना चाहिए, यानी महिला को क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। इस पाठ में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। महिला को आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, ये पाठ आपको बताएगा। हमेशा पति के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए पहला पेज जो है सिर्फ शहर के बारे में है। किस बारे में है, शहर का दृश्य कैसा है। अभी कहानी शुरू नहीं है, सिर्फ शहर के बारे में है। यहां से ऑब्जेक्टिव लेकिन बनेगा। देखिएगा लिखा है कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है। अब ये एक राइटर है, ब्रिटिश राइटर है, ठीक है। इनका नाम है कार्डवेल, ब्रिटिश राइटर है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, तुलनात्मक व्याकरण, ठीक है। इसमें उन्होंने उस शहर का जिक्र किया है जिस शहर को लेकर ये कहानी लिखी गई। क्या लिखा है, और वो शहर का नाम क्या है, मदुरई। और ये मदुरई शहर कहाँ है, तमिलनाडु में है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। ये जिक्र किया गया है किसमें, तुलनात्मक व्याकरण में जिक्र किया है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी जो थी वो मदुरई शहर ही था। पांड्य राजवंश, इतिहास में पढ़िएगा, राजा है तमिलनाडु के, उनकी राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। और हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में इसी शहर का नाम क्या दिखाया गया है, मथुरा के नाम से दिखाया गया। ये सब सवाल पूछेगा कि मानचित्रों में मदुरई शहर को किस रूप में दिखाया गया है, तो मथुरा नाम से दिखाया गया है। दूसरा क्या दिखाया गया है, अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने इस शहर को मदुरई ना बोल करके क्या बोला था, मदुरा बोला था। क्या बोला था, तो ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्या बोला था, मदुरा बोला था। और दूसरी बात, यूनानी लोगों द्वारा इसे क्या बोला गया था, मेदोरा। यह भी सिर्फ शहर का परिचय है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्डवेल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, तुलनात्मक व्याकरण। इस शहर के नामकरण के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई है कि जो मदुरई शहर है ये पांड्य राजवंश की क्या थी, दूसरी राजधानी थी, है ना। और इसका अलग अलग जगहों पर नाम क्या है, अलग अलग लोगों ने क्या पुकारा है, अलग अलग नाम से पुकारा है। अंग्रेजों ने मदुरा बोला, यूनानियों ने मेदोड़ा बोला, और मानचित्रों पर इसका नाम क्या लिखा गया है, मथुरा लिखा गया है। ये शहर का परिचय था। अभी कहानी कहाँ शुरू है, हाँ ये शहर कौन है, तो मदुरई ही है। आगे देखिए लिखा है, अब देखा है शहर का दृश्य दिखा रहा है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं तो शहर का दृश्य कैसा हो। हर तरफ लिखा है, दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे कि जैसे ही मंगमा वहां जाती है, मंगमा बोल रहे हैं, वल्ली अम्मा जाती है तो शहर में क्या देखती है, दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं। आप शहर में गए हैं, देखे होंगे, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता है दीवारों पे, है ना जी, छतों पे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे निजाम लेडी तंबाकू, तंबाकू का कोई प्रचार कर रहा था। शहर का दृश्य दिखा रहा है, ये याद नहीं रखना है आपको कि कहीं तंबाकू का प्रचार हो रहा है। एके ब्रांड ब्रेसियर्स, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, ये सब क्या दिखा रहा है, चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं शहर में। ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था, बेचारी गांव से पहली बार गई थी। चारों तरफ क्या था, किसी न किसी चीज का प्रचार हो रहा था, कुछ इस प्रकार देख रहा है। हर जगह क्या लगे हुए थे, पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए थे। यही बात इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। तंबाकू, हाँ, मदुरई नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर रखे थे। ध्यान दीजिए, शहरों में पानी की किल्लत होती है, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, तो वहां
नगर पालिका वाले पानी लेकर आते हैं, लोग बाल्टियों में चाहे अपने डब्बों में क्या रखते हैं, पानी भर के ले जाते हैं पीने के लिए, काम करने के लिए, तो लाइन लगाना पड़ता है। तब भीड़ होने के कारण लोग जो है घड़क आगे कर दिया, अपने साइड में है, ताकि लाइन लगा रहे, सुबह सुबह जाके सब लाइन लगाता है। ऐसा दृश्य था शहर का। छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे बिना किसी रोग की चिंता किए हुए। पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं क्या कर रही थी, फैला रही थी। कुछ इस प्रकार देखिए, लाइन लगा हुआ है, कतार लगा हुआ है, चारों तरफ धुआं धुआं हुआ है। अरे निजाम लेडी तंबाकू तुम्हारा मिल गया, देखो तंबाकू खोज रहा था। आई है आयुषवा, आई कुनालवा है। ससुरे चल देखे दे। कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर क्या कर रहे थे, आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे, मानो जैसे ब्राउनीय गति के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ब्राउनीय गति सिद्धांत, ब्राउनीय गति सिद्धांत क्या होता है, मतलब बिना डायरेक्शन के इधर उधर आना जाना। तो जो कांस्टेबल था, पुलिस वाले थे, वो लोगों को ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे, इधर उधर जा करके क्या कर रहे थे, ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे। ये इस पेज में क्या दिखाया गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, शहर का बस दृश्य देखा, लोग लाइन में लगे हुए हैं, है ना जी, बच्चे उधर मिट्टी में खेल रहे हैं, पोस्टर लगा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सब क्या था, शहर का दृश्य। अभी वली अम्मा तक हम लोग नहीं पहुंचे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस, जो न ज्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। मतलब एक तरफ आंदोलन भी हो रहा था महंगाई को लेकर के, है ना। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के अस्तबस्त से खड़े अनेक गोपुरम, सुखु ही बैगे नदी का पुल, यही है मदुरई। मतलब मदुरई में क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। कहाँ गया, पूछेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई में है। कहाँ है जी, मदुरई में है। और इस मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम, देखो दक्षिण भारत की जितनी मंदिरें बनाई गई है ना, वो वहां प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग अलग होता है, वहां जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश होते हुए आप यहाँ मंदिर मेन में पहुंचिएगा, तो जो प्रवेश द्वार होता है उसी को क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। तो गोपुरम के पास बहुत सारे भीड़ लगा हुआ है, नदी है, नदी के ऊपर क्या है, पुल है। ये क्या था, आपके मदुरई शहर का दृश्य। यहाँ याद करने वाला बात कौन था, कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में है। और ऊपर जो पढ़ाए थे ना कि मदुरई शहर को क्या क्या बोला गया अलग अलग लोगों द्वारा, उसको याद रखना है बस। अब आते हैं कहानी में। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई, पहली बार नगर में आई थी। वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापाती को बुखार था। पहले दिन पापाती को क्या था, सामान्य बुखार था। पापाती को क्या था, पहले दिन बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि सुबह की पहली बस से कहां चली जाओ, बड़े शहर चली जाओ और वहां के डॉक्टर से दिखलाओ, क्योंकि इसे क्या है, गंभीर बीमारी है, ये यहाँ पे ठीक नहीं होगा। इसीलिए पापाती कहाँ पहुंची थी, अपने माँ के साथ मदुरई शहर पहुंची थी। किस लिए, इलाज कराने के लिए। पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पापाती लगभग कितने वर्ष की थी, 12 साल की थी। कितने साल की थी जी, 12 साल की थी, ये याद रखिएगा। उसकी नाक दोनों ओर से सीधी हुई थी, लड़कियों का नाक होता है ना पहनने के लिए, पता नहीं लोहा लकर पहनती है सब। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति मतलब टीका चंदन लगाई हुई थी, दृश्य दिखा रहा है उसका। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी।
उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पापाती क्या थी, बेहोश सी पड़ी हुई थी। मतलब आंख खुला हुआ था लेकिन ऐसा लग रहा था कि क्या है, बेहोश है, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो उसको नॉर्मल बुखार नहीं था। उसका मुंह खुला हुआ था, देखो कुछ ऐसा ही था। देख रहा है भभूत लगा हुआ है। डॉक्टर क्या है, 4-5 डॉक्टर इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है ना। ये रही तुम्हारी वल्ली अम्मा। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से, जैसे डॉक्टर चेक करता है ना, गाल आंख मुंह नाक सब चेक करता है ना जी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। ध्यान रखना, बड़े डॉक्टर कहां से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, तो विदेश से आए थे। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। देखना, जैसे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, अस्पताल होता है ना, तो वहां बड़े डॉक्टर के साथ कुछ स्टूडेंट भी घूमता है। वो जो भी इलाज करता है ना उसको बताता है, वो सिखाता है उसको, तो पढ़ाते भी थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे, लिख भी दिया है। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दिस। मतलब अपने छात्रों को बोल रहे हैं, ये किसका केस है, मेनिंजाइटिस का केस है, और ये मामला क्या है, गंभीर है। एक्यूट मतलब क्या होता है, गंभीर मामला है, अगर इसका इलाज नहीं होगा तो ये मर सकती है। ठीक है, तो उसे कौन सी बीमारी थी, मेनिंजाइटिस बीमारी थी, जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है ना। यहाँ पे होता है ना शायद मेनिन कुछ होता है प्लाजा का, यहाँ पे झिल्ली होता है ना, उससे जुड़ा हुआ होता है। उसमें इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा होता है। तेज दर्द होता है, पूरा शरीर ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में लगेगा आपको बुखार है, लेकिन वो नॉर्मल बुखार नहीं होता है, वो ब्रेन को डेड कर देगा, है ना। आपका ब्रेन डेड हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो ये नॉर्मल बीमारी इसको नहीं थी, है ना। ये नहीं ना हुआ था। चलिए, वली अमाल ना समझ में आने वाली उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वली अमाल को डॉक्टर की कोई भी बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी बेचारी। वो तो चिंता में थी कि मेरी बेटी किसी तरह क्या हो जाए, ठीक हो जाए। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। ये एक तरह का टॉर्च होता है जो आंखों में जला करके देखा जाता है। पुतली उसकी क्या चेक कर रहा था, उसकी पुतलियां हिल रही हैं कि नहीं हिल रही। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार क्या लिख ली, टिप्पणियां लिख ली कि क्या है बीमारी, क्या लक्षण है, उसको लिख लिया। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे क्या कर लेने के लिए, एडमिट कर ले, है ना। ये बात किसने बोली, बड़े डॉक्टर ने, कि एडमिट करने के लिए किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने, कि इसको क्या कर लिया जाए, एडमिट कर लिया जाए। वली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टर में से एक बोला, माता जी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में क्या करना होगा, भर्ती करना होगा। वह देखिए, वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए। अब पूछ रहा है आपकी चिट कहाँ है, मतलब जो पुर्जा है ना वो कहाँ है। वली अमाल के पास चिट नहीं थी, कोई पुर्जा नहीं था, क्योंकि उसको नियम वगैरह कुछ पता नहीं था। और इसका पति क्या है, मर चुका है ना। कोई बात नहीं, बोला वे दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी, मतलब किसी और से बातचीत करने लगा वो व्यक्ति। वली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, मतलब अपने बच्ची के बारे में पूछ रहे, ठीक होगी कि नहीं होगी। पहले इसे एडमिट करवा दो, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। जो छोटा डॉक्टर डॉक्टर था उसका नाम क्या था, डॉक्टर धनशेखरन। बोला था, आप चिंता मत कीजिए, इसे मैं खुद देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए, बता के बोल के चले गए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। किसको समझाकर चल दिए, वो कोई व्यक्ति थे वहां, कंपाउंडर वगैरह होगा, जिसका नाम क्या था, श्रीनिवास। उसको समझा करके वो चला गया कि इसको क्या कर लीजिए, एडमिट करवा दीजिए, ऐसा ऐसा प्रोसेस इनको बता दीजिए माता जी को, ताकि आगे का प्रक्रिया शुरू। देखता होगा सदर अस्पताल में जाता है तो पहले पर्ची कटाता है ना जी,
बिना पर्ची का नहीं ना होता है जी, आधार कार्ड देने पर शायद पर्ची कटा जाता है ना, अब तो शायद मोबाइल से भी हो जाता है। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब तक वो किसी दूसरे से बोलता है, अरे ओ हरामजादे, यह रजिस्टर उठा दे। मतलब इसको नहीं बोल रहा है, एक तरफ वल्ली अम्मा से बात कर रहा है, फिर किसी और से भी बात कर रहा है, तो वो गाली भी यहाँ लिख दिया गया है। अब देखो वल्ली अमाल कितनी नासमझ थी, कितनी अनपढ़ थी कि उसको सामने वाले का सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है। लिखा है, पूछा है ना नाम क्या है, तो तब क्या बोलती है वल्ली अम्मा? वो पूछ रहा है किसका नाम? पेशेंट का नाम। फिर पूछा वो पेशेंट का नाम क्या है, कि कौन बोला? ये श्रीनिवास पूछ रहा है कि पेशेंट का नाम क्या है, तब बोल रही है मर चुके हैं। इसको लग रहा है मेरे पति के बारे में पूछ रहा है। अब पेशेंट इसके लिए अंग्रेजी का था, पेशेंट का मतलब ये नहीं जानती थी, तो क्या बोल रही है? वे मर चुके हैं, अपने पति के बारे में बोल रही। अब वो पूछ रहा है मरीज के बारे में। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा कि भाई कौन आ गया ये, है ना, इसका सिर चकरा रहा था। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? तो बोली मेरी बेटी को भर्ती करना है। फिर बोला नाम क्या है? तो जी वल्ली अम्मा। फिर क्या बता रही है? वल्ली अम्मा। देख रहा है कितनी अनपढ़ थी। अब ये शहर में कि शहर की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पा रही थी, क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है? तब क्या बोलती है? पापा। यहाँ तक पहुंचने में इतना उसको सवाल जवाब करना, है ना। अब कभी बड़ा अस्पताल गई नहीं थी, है ना। चलिए, पापाती हे ईश्वर, ये ले ले, वो पगला गया था, बोला हे ईश्वर इस सीट को लेकर सीधे चली जा, वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, वे लोगों से क्या करते हैं? वेतन के बारे में पूछताछ करते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है। उन्हें ये चिट दे देना, ये पुर्जा उन्हें दे देना। तब वली अम्मा क्या पूछती है? बच्ची का क्या होगा, क्योंकि तो उसको भेज दिया। तो बोला मेरी बच्ची तो यहाँ पे है, इसका क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दो, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है? तब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि विजय रंगम कौन है। इसको कहाँ भेज दिया? सीढ़ियों के ऊपर भेज दिया, जहाँ क्या पुर्जा लेकर भेज दिया, जहाँ क्या पूछताछ हो रही थी? वेतन के बारे में पूछताछ हो रही थी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना आसान काम थोड़ा है, बड़ी प्रोसेस होता है कि नहीं। वल्ली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलाने लगा और उसे अपने मृत पति पर गुस्सा आया। अब हॉस्पिटल में एक तरह का अजीब टाइप का गंध होता है ना, जो लोगों को उबा देता है। आजकल तो थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है फिनाइल, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये पहले के समय हॉस्पिटल का गंध लगेगा एकदम जानलेवा होता था गंध उसका। और उसको किस पे गुस्सा आ रहा था? अपने मरे हुए पति पे, कि मर गया, हमको अकेला छोड़ के, इतना संकट में कोई है नहीं साथ में। यही गरिया रही थी, मने मने कोस रही थी, गाली दे रही थी। ऐसा सुना होगा समाज में भी, हम खुद सुने हैं। अगर किसी का पति मर जाता है ना, तो रो रही होगी या फिर वो गरिया तो रहती होती है, ये मर गया हमारा कौन देखेगा। बहुत सारा गाली भी बोलती हुई बात बोलती है, देखा है। वही बात है, गाली दे रही थी अपने पति को, मन ही मन गुस्सा आ रहा था उसको, क्योंकि अकेले ही सबको झेलना पड़ रहा था वल्ली अम्मा को। वह चिट्ठी लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, जहां जमा करना था वो कुर्सी खाली थी। उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी, मतलब कुर्सी के ऊपर। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट्ठी दिखाई, उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस सीट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, मतलब उस व्यक्ति को अभी आने दो, अभी आए नहीं है, इंतजार करो। वल्ली अम्मा अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। इसे इच्छा हुआ कि जब तक आया नहीं तब तक हम अपनी बेटी के पास चले जाते हैं। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट। दो सवाल था उसके पास, या तो वो बैठ के प्रतीक्षा कर सकती थी उस आदमी के आने का, और दूसरा विकल्प था अपने बेटी के पास जाने का, क्योंकि उसको चिंता सता रही थी कि मेरी बच्ची वहां क्या है, अकेली है। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। ये भी समस्या होती है, जो अनजान लोग होते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो पूछने में हिचकता है, सब डर लगता है, लाज लगता है, जो भी हो। तो ये भी डर रही थी किसी से पूछने में कि कब आएंगे, कैसे होगा। वेतन के बारे में
क्योंकि पहले महिलाओं को सिर्फ घर में रखा जाता था। तो अगर आप सिर्फ घर में रखिएगा तो उनको आगे का मतलब जो बाहरी प्रक्रिया है वो कैसे पता चलेगा, जो अनजान रहेगी ना वो। इसी प्रकार ये वली अम्मा थी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर, भांजा है कि भतीजा है रे, भांजा है, चलिए, आराम से लौटे और कुर्सी पर आकर बैठे। उन्होंने 3 बार नसवार ली, मतलब कुछ पाउडर रखा था, सूंघा उसको, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, मतलब एकदम रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, आराम से आया व्यक्ति लेट से। देखो भाई, क्या बोल रहा है सभी को, बहुत सारा भीड़ था वहां पे, झुंड लगा हुआ था। देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो काम कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति है, चारों तरफ से भीड़ जाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। आपको क्या होना चाहिए, लाइन लगा के। यही बात सबको समझा रहा है वो। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वली अमाल का नंबर आया और उसके हाथ से वो चीट ले ली गई। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, साइन ही नहीं था। जाकर डॉक्टर साहब से दस्तखत करवा के लाओ। अभी बोल रहा है कि जाकर पहले साइन करवा के आओ। देखो तो इतना देर से आया, फिर उसके बाद उसका नंबर बहुत देर से आया, फिर क्या बोल रहा है अब कि अब डॉक्टर से साइन करवा के। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, ये वली अम्मा पूछती है। तू कहाँ से आई है, ये पूछ रहा है, हॉस्पिटल में किस जगह से आई है। जवाब क्या देती है, मुनांडी पट्टी। क्या जवाब देती है, ये अपने गांव का नाम बता रही है। ध्यान रखना, वली अम्मा के गांव का नाम क्या था, मुनांडी पट्टी था। क्या नाम था, मुनांडी पट्टी। ये पूछ रहा है अस्पताल में किस जगह से आई है, वहीं से जाके साइन करा के लाना है तुमको। लेकिन क्या बोल रही है कि मैं मुनांडी पट्टी से आई। अच्छा, मुनांडी पट्टी से कहकर क्लर्क जो है जोर से हंस पड़े। अपनी वह चिट मुझे दे दो। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है, सवाल क्या पूछा, तेरे पति का वेतन कितना है। जवाब क्या दी, वे मर चुके हैं। जवाब नहीं, सब वेतन का उसका अर्थ नहीं पता है, सैलरी कितना पैसा कमाती है महीने का। तो क्या बोल रही है कि वे मर चुके। तेरा वेतन कितना है, फिर क्या बोलती है, वे मर चुके हैं। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतनी गंवार है, इतनी अनपढ़ है। इसलिए बोला जाता है साक्षर बनिए, क्योंकि हर समय आपके साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको खुद से भी सारे काम करने होंगे। देख रहा है ना, पूछ रही है, पूछा क्या जा रहा है, जवाब क्या दे रही, हर बात में बोल रही है मर चुके हैं, मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है, फिर से पूछा। तो बोला जब फसल काटने जाती हूं तो वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरों मौकों पर अन्य फसलें जैसे बाजरा रागी आदि मिलता है, यानी इसको पैसे नहीं मिलते। मजदूरी करने पर क्या मिलता है, फसल ही मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूँ। कितना रुपए लिखने की बात बोला, भाई कागजाती काम है, कुछ ना कुछ लिखना होगा, इसीलिए उसने बोला मैं कितना रुपए लिख देता हूँ, 90 रुपए लिख देता हूँ। एक महीने में भले वली अम्मा डर गई, एक महीने तो रुपया कमाती नहीं थी, अब बोल रहा है 90 रुपए लिख देंगे। तब वो बोला घबराओ मत, तुझसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, डरो नहीं, बस ये लिखा जा रहा है, सरकारी प्रोसेस हो रहा है बस। ले इस चिट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना और दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तुम 48 नंबर कमरे में चले जाना। अब सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ी लिखी थी नहीं, 48 का मतलब क्या होता है इसको ये भी पता नहीं, तीर का निशान क्या होता है ये भी इसको पता नहीं। अब ये हॉस्पिटल में क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, इधर उधर भटकती फिरती। वली अमाल उस सीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। जब वो ठीक से नाम नहीं बता पा रही, हॉस्पिटल में जगह खोज पाएगी। हवा के झोंके में पड़े कागज के टुकड़े की तरह वह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिर रही थी, लेकिन उसको 48 नंबर कमरा बुझाइए नहीं रहा था कहाँ जाना है। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा पूछने में भी उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा, संकोच हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जब नहीं पता है तो क्या होगा, पूछना पड़ेगा ना भाई, भले वो डांटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमको तो अपना काम निकालना है ना।
खांस रहा है। अचानक उसने अपने पास से दो रोगियों को एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा है। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में। अब जो अस्पताल में घूम रही थी तो मरीज को देख रही थी। एक मरीज क्या है, चलिए उसने क्या देखा, वल्ली अम्मा ने देखा कि स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाया जा रहा था, जिसमें से एक बैठा हुआ था, दूसरा क्या था, अधलेटी अवस्था में था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी, पाइप लगाया जाता है ना। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे थे कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई। मतलब अस्पताल का फिर से दृश्य दिखा रहा है, इसको याद नहीं रखना है कि कुछ मरीज जा रहा है। कोई अब मरीज है तो जाहिर सी बात है खाना वाना लेके जा ही रहा होता है, तो कोई चावल लेके जा रहा है। सभी प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली। महिला डॉक्टर निकल रही थी आसपास। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग इतनी जल्दी में थे कि उन्हें रोक कर पूछने में इसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था कि कोई हमको डांट न दे, इसलिए नहीं पूछ रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। अब देखो इसमें क्या होता है, इतना पढ़ने का था। देखो वो जब गुजर रही थी तो उसने क्या देखा है, कमरा देखा। वहां बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था, लोगों की कतार लगी हुई थी। और उसके हाथ में जिस तरह का पुर्जा था वैसे ही पुर्जा वहां के लोगों ने हाथ में रखा। लेकिन उसको वहां नहीं जाना था, लेकिन देखा कि हमारे जैसा पुर्जा वहां रखी है सब, तो वो वहीं पे जाके लाइन में खड़ी हो गई, है ना। पढ़ ही देते हैं। वहां एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा की हुई है। देखा कि मेरी तरफ पुर्जे जो है जमा वहीं पे हो रहे थे। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी सीट लेकर रख भी लिया। जो जमा कर रहा था उसने भी नहीं देखा कि क्या पुर्जा है, और क्या कर लिया, रख लिया। वो तो समझा होगा भाई मेरे पास जो आने वाला वही आया होगा। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वली अमाल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहां क्या थी, उसी समय से अकेली पड़ी। देखो ये अस्पताल में कहाँ कहाँ बगवा रही है बेचारी बेटी, उसकी क्या है, अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चिट्ठी इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था, जैसे आप लोग को पुकारा जाता है। आप लोग भी गए होंगे अस्पताल में, और उन्हें उसी क्रम में बैठा रहा था। चिट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई, क्योंकि वो तो समझ गया ये तो पुर्जा यहाँ का है नहीं, इसको 48 नंबर कमरे में जाना था, ये यहाँ पर क्यों आई। ले इसे सीधे लेकर चली जा। और वह चिट वली अमाल को वापस दे दी। इस पर वली अमाल बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा, अमलराज। किसको बोला, अमलराज को, कि माता जी को 48 नंबर वाला कमरा दिखा दो। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये उसी की तरफ जा रही है, तुमको 48 नंबर कमरे तक पहुंचा देंगे। उसे अमलराज के पीछे भाग भाग के जाना पड़ा, क्योंकि वो जल्दीबाजी में था, थोड़ा तेज गति से जा रहा था। अब महिला लोग का चलने का गति भी थोड़ा क्या होता है, धीमा होता है। इसलिए हम मम्मी के साथ जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे, हम धीरे धीरे चलते हैं, तब वो पीछे रहती है, फिर हम वहां रहते हैं, है ना। इसको भाग भाग के जाना पड़ा क्योंकि वो तेज गति से भाग रहा था। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की सीट ले ली, और सुबह से भूखी होने के कारण बेचारी भूखी प्यासी भटक रही थी इधर उधर। और अस्पताल में क्या था, एकदम घटिया दुर्गंध फैला हुआ था, जिसके कारण इसका सिर क्या होने लगा, चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई।
आमने सामने दो लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे भाई पुर्जे के ऊपर। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी सीट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा और बोला, बहिरंग रोगी विभाग से आई हो। अब अस्पताल में अलग अलग विभाग होता है ना जी, इनमें से एक अजीबोगरीब विभाग यहाँ लिखा है, क्या? बहिरंग रोगी विभाग। वह इसके इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकी। जब नाम नहीं बता पा रही, कैसे बताएगी कौन विभाग से आई है? बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। सीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है। वो बोला कि जगह नहीं है, क्योंकि क्या चाहिए होता है? पैसा। जैसे ही तू पैसा देगा तुम्हारे लिए जगह खाली हो जाएगा, पैसा नहीं देगा जगह तुम्हारे लिए खाली नहीं है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना। ये पूछेगा कब आने को कहा गया था? 7:30 बजे आने को कहा गया था सुबह में, कि कल आना, अभी जगह खाली नहीं। अभी इमरजेंसी केस था, अगर आज इसका इलाज नहीं होता कल सुबह तक ये जिंदा नहीं रहने वाली। ये इसने क्या बोल दिया कि जगह नहीं है। बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी? कि कल सुबह 7:30 बजे डायरेक्ट यहीं पे आ जाना, सुबह तक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा जगह। उस कमरे से बाहर आते ही वल्ली अम्माल को अपनी बेटी पापाती की बहुत चिंता सताने लगी। अब तो पता चल गया कि आज तो कुछ होने वाला नहीं है। अब अपनी बेटी को ढूंढ रही है, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। अच्छा देखो, अगर ये अनपढ़ नहीं होती तो जो 1.5 घंटा लगा है ना, इसको कम समय लगता, कम समय लगता ना। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अब हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग का डिजाइन था वो एक जैसा होता है, किस मंजिल पे है पते नहीं चल रहा है। अब ये अस्पताल में ही भुला गई, भटक गई, इसको पते नहीं कि अपनी बेटी को कहाँ पे रखी थी ये, है ना, और अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रही थी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे, उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। उसको सारे जगह होता है ना, नया नया जगह पे जाएगा ना, तो बहुत लोगों को ऐसा होता है समस्या, जगह नहीं पहचान में आता है कि आप कहाँ पे हैं। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। हो सकता है पैरों टूटा होगा इसलिए लटका के रखा होगा, है ना। एक कमरे से क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता नहीं खोज पा सकी, और उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो अपनी बेटी को कहाँ पे छोड़ के आई थी। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वो चली थी। वह बोली, जगह के बारे में बता रही है कि वो कैसा जगह। क्या बोली? कि डॉक्टर बीबी, वहां बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इसकी बेटी को बहुत सारे डॉक्टर देखे थे ना जी। तो वो जगह पे जो है बहुत सारे डॉक्टर आए थे और क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था कि मैं उस स्थान से आई हूँ जहां मेरा वेतन पूछा गया था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहां छोड़ आई हूँ, बताइए वो जगह कहाँ पर है। एक तरह का रीजनिंग टाइप का सवाल उससे बोल दिया कि वहां बहुत सारे डॉक्टर आए थे, बातचीत कर रहे थे, मुझसे मेरा वेतन पूछा गया था, उस स्थान पे वो जगह कहाँ है, क्योंकि वहीं पर वो अपने बेटी को छोड़ के आई थी। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर क्या लग गया था? ताला लग गया था। उसका मामूली सा डर भीषण भय हो गया, भीषण हो गया, और डर गई कि मेरी बेटी कहाँ होगी, ताला मार दिया है लोग रूम में। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच रोता देख आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। अब बीचों बीच रो रही थी बरामदे में। देखो शहर में कितने स्वार्थी निर्दयी लोग होते हैं, यही तो दिखा रहा है, शहर का दिनचर्या दिखा रहा है, लोगों का व्यवहार दिखा रहा है कि बेचारी एक माँ जो है रो रही थी अपनी बच्ची को खोजते हुए, तभी कोई आदमी गुजर के क्या कहता है कि साइड में जाके रो, बीच में नहीं रोना, जाओ रो उधर। मतलब शहर के लोग बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। वो उसका कारण भी पूछ सकता था, उसका समस्या का समाधान भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या बोला? जाके साइड में हटकर रो, यहाँ पे मत रो। वहां के लोगों को उसका रोना शायद फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज और स्वाभाविक लगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, हर समय कोई ना कोई रोता ही रहता है, तो सोचा होगा नॉर्मल बात, हटाओ ऐसे, जाके उधर रो। हाँ, पापाती पापाती मैं तुझे
कहाँ ढूंढूं, अपनी बेटी को चिल्ला चिल्ला कर पुकार के ढूंढ रही है, मैं अब कहाँ जाऊं। कहते हुए वह इधर उधर घूमती फिरती, तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी, जैसे ही वहां पहुंची तो उसको याद आ गया कि मैं इस दरवाजे से होकर एक बार आई थी। उसको याद आया, देखिए लिखा है, वह बाहर आई, उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। वह उस दौड़ी, मतलब पुरानी बातें उसको याद आ रही थी, दोबारा उस जगह पे गई तो याद आने लगा कि यहीं से मैं होकर गुजरी थी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आ गई, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर गई थी, वहीं से तो वेतन वेतन पूछा गया था, तो याद आ गया। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जहां पर इसने चिट दिया था, जिसने वेतन आदि के बारे में, अब उसे वहीं तो जाना था। वह दरवाजा बंद था। दरवाजा क्या था? बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी, मतलब कमरे के भीतर कौन दिखाई दी? पपाती दिखाई दी, जो लेटी हुई थी स्टेशन पर। उसको दिख गई अपनी बेटी, लेकिन उसका कमरा क्या था? बंद था। बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी क्या है? अंदर है। वहां जो गार्ड था उसको बोला गया कि दरवाजा खोल दीजिए, मेरी बेटी क्या है? अंदर है। ठीक 3 बजे आना। क्या बोल रहा है हरामखोर गार्ड? क्या बोल रहा है कि ठीक 3 बजे आना। अभी सब कुछ क्या हो गया है? अबे उसकी बेटी वहां मर रही है अकेले, उसको इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी, तू बोल रहा है 3 बजे आना। उसकी अपनी बेटी है, तुम्हारा कोई सामान थोड़े है जो उसको बंद करके रख लेगा। कह रहा है क्या? 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। उसकी भाषा वल्ली अमाल की समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर और उन्हें चूमकर उनके लिए दरवाजा खोला। देख रहा है भ्रष्टाचार, ये दिखा रहा है। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको पैसा दिया, झट से दरवाजा क्या कर दिया? खोल दिया। अब इस लापरवाही में बहुत से लोग मरते हैं बुआ, बहुत से लोग मरते हैं। उस रास्ते से जैसे ही दूसरे के लिए दरवाजा खोला ना, तो दौड़ के ये घुस गई उसमें, है ना, दौड़ के उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई उसे निकाल करके। अब इसका डर और बड़ा हो गया था कि अस्पताल के लोग तो हमें बेटी को छीन लेगा, रूम में बंद कर दे रहा है, नहीं जा मिलने दे रहा है। इसको और डर लगने लगा और ये लेकर चली जाती है, वापस घर चली जाती है। अरे डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त करके पढ़ा उड़ा के आ रहे थे, कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था, उनको याद था कि मैंने एक आज गंभीर मामला देखा था, मुझे आज इसका इलाज करना है। उनको याद था, वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्हें हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वो जानते थे ठीक करने के बारे में। मैंने, आप देखो दूसरे डॉक्टर से बोल रहे हैं कि मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? वो ढूंढ रहे इलाज करने के लिए, क्योंकि उनको फुर्सत मिल गया, अब इलाज करने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था आज इलाज इसका नहीं हुआ तो ये कल मर जाएगी। डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई एडमिट नहीं हुआ। अब डॉक्टर साहब भौचक्का रह गए, कह रहे क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। डॉक्टर साहब ने बोला था ना कि इसे एडमिट कर लिया जाए। धनशेखरन, क्या आपको याद है? अब जो डॉक्टर धनशेखरन उनके साथ उनसे पूछ रहे हैं, आपको याद है ना, मैंने कहा था कि जो मेनिंजाइटिस की लड़की है, बीमार है, उसको क्या करने के लिए? एडमिट करने के लिए। तो बोल रहा है याद है डॉक्टर साहब। ये तो लोग बोल के चला गया, लेकिन बोलते बोलते जो बीच का जो छोटका अधिकारिया सब होता है, घपलाबाजी कर दिया सब। पाल आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गया, वहां का कर्मचारी था, और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों का लड़कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह, ऐसा बोल रहा है वो कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसा मिलता है जगह खाली हो जाता है। स्वामी बोला बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। क्या पूछ रहा है? क्या उनके जान पहचान के हैं? तो कहना क्या चाहता? अगर उनके जान पहचान का नहीं होगा तो मतलब तू इलाज नहीं करेगा, उसका इलाज नहीं होने देगा, मरने देगा उसको। देखता होता है ना जी।
सोर्स लगाता है सब मेरे जान पहचान का। आज भी एम्स में नंबर लगाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन देखता है जैसे ही बड़ा आदमी का सोर्स लगता है, फट से ना उसका नंबर आगे हो जाता है, इमरजेंसी हो या नहीं हो। जिसको जरूरत है इलाज का उसको नहीं मिल पाता है। क्या सबसे घटिया सवाल है, क्या उसके परिचित हैं, मतलब जान पहचान के हैं, क्या उसके रिश्तेदार हैं? अगर नहीं होंगे तो मतलब उसका इलाज नहीं करेगा। हो सकता है, मैं क्या जानूं। 12 साल की कोई लड़की, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है, हर अस्पताल में ऐसे ही होता है। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो, क्योंकि उसकी माँ जा रही थी ना, पापा जी तो स्टेशन पे लेटी हुई थी। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। बोल रहा है वहां का छोटा कर्मचारी, क्या अगर इमरजेंसी था तो वहां लिख देते कि इमरजेंसी है, हम व्यवस्था करते। मतलब तू जब तक नहीं नहीं होता है, जब तक संकट माथा पे नहीं है, तब तक तू काम नहीं करेगा। गजब हाल है। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में क्या है, इंटरेस्टेड है। और दूसरा क्या कर रहा है, कम से कम इतना बता देते कि बड़े डॉक्टर साहब उस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो हम बेड खाली करवा देते। कितना लापरवाही वाला काम है कि कोनो एक दिन का सामान थोड़े रखना है कि रूम नहीं खाली है। मरीज है, उसको इलाज नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। फिर पूछ रहा है क्या वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। वली अमाल की समझ में नहीं आया। अब वली अमाल के बारे में बता रहा है, वो तो डॉक्टर साहब का दृश्य हो गया अलग। अब देखो, वली अमाल को समझ में नहीं आया कि अगले दिन सुबह 7 बजे तक वह क्या करे, क्योंकि पहली बार शहर आई थी, ना रहने का ठिकाना, ना जाने का ठिकाना, कुछ था नहीं। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। लोगों का व्यवहार भी वहां देख लिया था उसने, कैसे है मेरी बेटी को अलग कर देंगे ऐसा। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती है, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर कहाँ चली गई, अस्पताल से बाहर आई, पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, रिक्शे वालों से बस अड्डा चलने के लिए कहा। यह वापस लौट रही है, बस अड्डा गई और वहां से कहाँ चली जाती है, मुनांडी पट्टी चली जाती, जो उसका गांव था। अब डॉक्टर साहब फिर किसी आ गए हैं, क्योंकि उनको पता था भाई उनके सामने से कोई मरीज मर जाए जानते हुए तो गुस्सा आएगा डॉक्टर को। अब ये डांट रहे हैं, कर रहे हैं व्हाट नॉनसेंस। कल सुबह 7:30 बजे तक, तब तक वह लड़की क्या हो जाएगी, मर जाएंगी। खिसिया के बोल रहे हैं, बढ़िया से डांट रहे हैं सबको, क्योंकि जान का मामला था ना, मरने वाली थी वो। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वहां होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे विभाग में एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, है ना, जल्दी कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, ढूंढिए उसे। ढूंढने के लिए बोला गया, लेकिन देर हो चुका था, क्योंकि वो तो अस्पताल से बाहर अगर अस्पताल में थोड़ा देर और रुकी होती तो डॉक्टर साहब तो ढूंढ ही रहे थे, मिल जाती, लेकिन वो निकल चुकी थी अस्पताल, तो रिक्शा पे चली गई। डॉक्टर साहब उसे किसी दूसरे के लिए रिजर्व करके रखा गया। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। अब डॉक्टर साहब बोले ना कि हमारे विभाग में एक बेड खाली है, तो उस पर भी एक डॉक्टर कथी बोल रहा है, तो वह बेड जो है हम किसी और के लिए रखे हुए हैं, पैसा जो दिया है पहले से रिजर्व है। अभी खिसिया गए और आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है किसके लिए है वो। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, राइट नाउ, मुझे वह लड़की अभी एडमिट चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये बेड किसके लिए रिजर्व करके रखा गया है, मुझे बस उसका इलाज करना है, उसे ढूंढ कर लाइए फटाफट, है ना। डॉक्टर साहब गुस्से में थे। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, जाहिर सी बात है, मरने का बात है तो चिल्ला के बोलेंगे ही। उनकी आंख के सामने से निकल जाए कोई मरीज जो मरने वाला था और इलाज नहीं कर पाए, गुस्सा तो आएगा ही। अतः डॉक्टर धनशेखरन पाल और हेड नर्स मिरांडा, हेड नर्स का नाम याद रखना मिरांडा, तभी घबरा कर वली अमाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। अब जब बड़ा अधिकारी डांटने लगता है, छोटका अधिकारी साहब घूमने लगता है। अब बड़े डॉक्टर साहब ने डांट दिया इतना ना कस के कि सब बड़ा परेशान होकर ढूंढ रहा है, सारा कर्मचारी ढूंढ रहा है, कहाँ गई कहाँ गई। वही बेचारी भटक रही थी उसी समय से, उसी समय कोई उसको संभाल लिया होता तो अभी वहां पे होती, है ना। यही तो है, शहर की निर्दयता बता रहा है, भ्रष्टाचार दिखा रहा है। हर विभाग में, ये तो अस्पताल का दिखाया है, आप हर विभाग में जाइएगा आपको भ्रष्टाचार आपको देखने को कहेगा
कि कल आइएगा, जैसे ही पैसा देगा अभी बता दे, अभी देते हैं, अभी देते हैं, सर 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, नहीं ऐसा ही होता है ना। अब इसे मामूली बुखार ही तो है। अब इसको क्या लग रहा था, बेचारी अनपढ़, इसको क्या पता मेनिंजाइटिस कितना गंभीर बुखार है। उसको लगा कि भाई नॉर्मल बुखार है, इसे वापस गांव ले चलती हूँ मुनानी पट्टी, वहीं ठीक कर दूंगी, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि वहीं के डॉक्टर साहब ने डरा कर मुझे शहर भेज दिया था। अब गांव का डॉक्टर समझ गया था गंभीर बीमारी इसी तो भेजा था उसको, लेकिन बोला अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, वो डरा दिए थे, कि तो वो सतर्क किए थे, लेकिन ये तो अनपढ़ थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके माथे पर खरिया मिट्टी का लेप कर दूंगी, देख रहा है, मिट्टी का लेप लगा दूंगी, ठीक हो जाएगी। ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, अंधविश्वासी भी थी कि झाड़ फूक करवा दूंगी क्या हो जाएगी मेरी बेटी, ठीक हो जाएगी। इसीलिए महिला को अनपढ़ नहीं होना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अम्माल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वह वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी मतलब पैसे का सिक्का भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। ऐसे बुखार ठीक होता है, ऐसे बीमारी ठीक होता है क्या? ये जो वल्ली अम्मा थी वो क्या थी, अंधविश्वासी थी, नासमझ थी, अनपढ़ थी, है ना। देखो, तो इस कहानी का अंत थोड़ी बताया गया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जिंदा बची होगी, नहीं बची होगी, क्योंकि उसको कोई मामूली बुखार नहीं था, उसे कौन सी बीमारी थी, मेनिंजाइटिस नामक गंभीर बीमारी थी। अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। यानी पपाती मर गई होगी, किसके कारण, लापरवाही के कारण, अस्पताल के कर्मचारियों के जो लापरवाही थी उसके कारण मर गई। ये है नगर की विडंबना कि शहरों में जा करके शहरों की व्यवस्था समझना सबके बस की बात नहीं है, खास करके गांव की उस महिला को जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो समझ पाती बेचारी, नहीं समझ पाई। और इसी पहला बात उसकी माँ की भी बेवकूफी, अनपढ़ गंवारता के चलते, और दूसरी गलती किसकी थी, अस्पताल के लापरवाही के चलते उसकी बच्ची की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मरी कहाँ है तुमको पता नहीं, डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि 7:30 बजे तक वो मर जाएगी, उसका इलाज नहीं मिला आज रात को, तो है ना, आप अनुमान लगाइए वो मर जाएगी। तो इस कहानी में क्या था, भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार और अशिक्षा है। अशिक्षा का वर्णन किया गया है कि महिलाएं अशिक्षित होने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकता है, भ्रष्टाचार के कारण किसी की मृत्यु भी हो सकती है, यह भी बताया गया, दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया। चलिए चलिए इस पार्ट को हम लोग खत्म करते हैं, कल ये बुक तो समाप्त हो जाए। चलिए, पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष की थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। एस रंगराजन वास्तविक नाम है, किसका नाम है, सुजाता का। या उल्टा पूछ सकता है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने कहा था कि मुझे वह लड़की अभी के अभी एडमिट चाहिए। पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गई थी, मदुरई ले गई थी। कहाँ ले गई थी, मदुरई। पापाती कहानी की पात्र है, किस कहानी की पात्र है, नगर कहानी की पात्र है। बस एक है ये बाकी है, उसमें है तुम्हारा सास का के व्यवहार के बारे में, सास के साथ बहुओं का घटिया व्यवहार। वल्ली अमाल किस गांव से आई थी, मुनांडी पट्टी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, सुजाता का नाम है। पापाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस था। कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तमिल से, है ना। अच्छा, उड़िया पढ़ लिए हैं, गुजराती पढ़ लिए हैं, कन्नड़,
एगो राजस्थानी बाकी। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सुजाता, सूजा हुआ है बेचारे। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापाती। पापा वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पापाती। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? किस नगर का वर्णन है? मदुरई। के जमुना द्वारा अनुदित रचना है? नगर। चलिए आगे बढ़िए। नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल। जाहिर सी बात है, तमिल से है तो तमिल। बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? भर्ती करने के लिए बोले थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे यार, पापाती कौन थी? कौन थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। ऑप्शन नंबर सी। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? मुख्य कारण क्या था? अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। नगर कहानी में संदेश दिया गया है क्या? क्या संदेश दिया गया है? हाँ, कि नारियों को क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेखक सुजाता का जन्म 1935। पापाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे। ये सब सवाल है, कचरा है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? काल्डवेल की रचना है। किसकी रचना है? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में पहला लाइन है, मार के दे पूछ देंगे बबू। पहले दिन पापाती को क्या था? बुखार था। एस रंगराजन, ये तो हो गया था यार। मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मेदोड़ा। क्या बोला जाता था? मेदोड़ा। वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? गांव के डॉक्टर, है ना, कि बोला था शहर जाइए, यहाँ इलाज इसका नहीं होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई है। नगर कहानी किसके द्वारा अनुवादित है? के ए जमुना। सुजाता किस भाषा के कहानीकार है? तमिल के। वल्ली अमाल को किस रूम नंबर में जाना था? 48 रूम नंबर जब में जाना था। अंग्रेजों द्वारा मदुरई को क्या कहा जाता है? मदुरा। क्या बोला जाता था? अच्छा, ये यूनानी लोग, ये अंग्रेज लोग। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी मदुरई। लंबी कतार को देखकर वली अमाल को किस पर गुस्सा आ रहा था? मरे हुए पति पर उसको गुस्सा आ रहा था। वली अमाल को किसके पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा था? अमल राज। समाप्त। अगला पाठ तो इससे भी छोटा है, मात्र 5 पेज का है ना? हाँ, 5 पेज कहानी है, कोनो निबंध थोड़े एग्जाम को रुक रुक के समझाना पड़ता है। तो नॉर्मल कहानी है। वो तो आरो सास के साथ के दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है कि कैसे तीनों बेटे तीनों बहुएं मिलकर सास को खाना खिलाने के लिए झगड़ा करते रहते हैं। हाँ। चलिए आगे देखिए। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। नगर क्यों रखा भाई? नगर की अव्यवस्था के बारे में ही तो दिखाना था। मुख्य संदेश क्या था? कि नगर की अव्यवस्था को दिखाना। देखिए, प्रस्तुत कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण है। अनपढ़ वल्ली अमाल नाम की एक विधवा अपनी पुत्री के इलाज के लिए गांव से कहां जाती है? शहर आती है। लेकिन अस्पताल की अव्यवस्था तथा नगर के भ्रष्टाचार के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता।
इस कहानी के माध्यम से लेखक ने नगर की स्वार्थपरता मतलब स्वार्थ वाला व्यवहार, अमानवीयता आदि का उजागर किया है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है? नगर। शीर्षक इसलिए देखो, जहां आपको ध्यान केंद्रित करना है ना, वही शीर्षक रखा जाता है। लेखक का उद्देश्य यहाँ नगर को दिखाना था कि नगर की व्यवस्था अव्यवस्था के बारे में बताना, तो नगर केंद्र बिंदु था इसका, है ना, इसीलिए शीर्षक क्या रखा गया? नगर रखा। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई थी? पापाती कौन थी? वल्ली अमाल की बेटी थी ना। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के सलाह पर मदुरई शहर के बड़े अस्पताल में किस लिए लाई थी? इलाज के लिए लाई गई थी, लेकिन उसका इलाज हो पाया था? नहीं हो पाया था। बड़े डॉक्टर ने, अच्छा सब कहानी में देखा होगा, काश ऐसे हो जाता था, ऐसे बच जाते, है ना। एगो पहिलके था जो थोड़ा हंसी मजाक वाला था, लट गया, बाकी चारों वही सही है। डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। देखिए, मदुरई अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने अधीनस्थ मतलब अपने से नीचे के डॉक्टरों को पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा अगर उसे भर्ती नहीं किया गया तो वह मर भी, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस नामक क्या था? खतरनाक बुखार था। क्यों? तभी तो भर्ती करने के लिए कहा था, अगर नहीं इलाज हुआ तो ये मर जाएगी। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? बताइए क्यों नहीं हो पाई? अव्यवस्था थी भाई। वल्ली अमाल नगर अस्पताल की प्रक्रिया नहीं जानती थी और ना किसी से पूछने की हिम्मत कर सकी। अस्पताल में घुसखोरी और पैरवी का वातावरण था, है ना था। पापाती की मां के पास कर्मचारियों के मुट्ठी गर्म करने के लिए पैसे, मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे जगह खाली ना होने का बहाना देकर क्या कर दिया गया? नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी वो भर्ती नहीं हो पाती और ना ही उसका इलाज हो पाता, क्योंकि उसके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं थे। वल्ली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए। वल्ली अमाल कैसी महिला थी उसको दिखाइए। तो वल्ली अमाल नगर कहानी की प्रमुख पात्र है। वह अशिक्षित और शहरी वातावरण से अपरिचित थी, अनजान थी। उसे शहर के व्यवस्था के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं था। वह अस्पताल में कोई बात पूछने में क्या करती है? संकोच कर रही थी। उसे गांव के वैद्य ओझा झाड़ फूक और मन्नतों पर अधिक विश्वास था। वल्ली अमाल एक पुराने विचारों वाली भारतीय महिला का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। पुराने ख्यालात वाली महिला को दर्शा रही है कि पहले भारतीय महिलाएं कैसी हुआ करती थी, वही तो दर्शा रही। भगवान से मन्नत मांगेंगे बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसा होता दवाई का हालत खाते। अभी बुखार हुआ तो 3000 खर्चा हो गया मध्य में, इतना खराब लग रहा है। बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? बड़े डॉक्टर पापाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे क्या था? मेनिंजाइटिस नामक खतरनाक रोग था। यदि उसका इलाज नहीं किया तो वह मर जाती, इसीलिए बड़े डॉक्टर उसके इलाज के बारे में पूछताछ कर रहे थे कि वह है कहाँ, क्योंकि उसका इलाज करना जरूरी था। वल्ली अमाल ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी? कि मेरी बेटिया ठीक हो जाएगी तो वैद्यशरण मंदिर में मैं रेजगारी भरूंगी, मतलब सिक्का चढ़ाऊंगी, भगवान को पैसे चढ़ाऊंगी, यही तो मन्नत मांगी थी। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा है? क्यों डांटा था? कि जब बड़े डॉक्टर को पता चला कि मेनिंजाइटिस रोगी को कल 7:30 बजे बुलाया गया है तो वह क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह सुबह तक मर जाएगी। इसीलिए बड़े डॉक्टर ने वहां के बाबू साहब को डांटकर खोजने के लिए कहा था। चल रहा। मदुरई का इतिहास क्या है? तो पहले का जो पैराग्राफ था वही लिख देना है। मदुरई क्या थी? पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा, अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहा जाता था। पाठ हो गया खल्लास।
इतना अंदर से खुशी मिल रहा है। एगो बाकी, कितना बाकी है? एगो बाकी है। उसके बाद व्याकरण 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 चलता रहेगा। लतम जुतम आप लोगों के साथ चलता रहेगा, प्रक्रिया, है ना। पहला क्या पढ़े थे? दही वाली मंगमा। दूसरा क्या पढ़े थे? डहते विश्वास। तीसरा क्या पढ़े थे? माँ। और ये चौथा क्या पढ़ लिए? नगर। कल पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी, है ना। कल पढ़ेंगे हम लोग इसको। जो जो पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट से भागिएगा नपुंसक कहलाइएगा, ठीक है। इसलिए टेस्ट दीजिए, टेस्ट से भागिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।